हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे रेलवे के उन सभी क्वेश्चंस का क्रैश कोर्स कर रहे थे जो रेलवे ने 2025 में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, अंडर ग्रेजुएट हो, या कह सकते हैं आरपीएफ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, और इसके साथ साथ आरआरबी जेई। वहां से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट हुए क्वेश्चन उठाए हैं। इसमें वीडियो में आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपको हजारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 40 क्वेश्चन आप लगा लेते हो, आपका वो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा जो रेलवे ने कुछ हट के क्वेश्चन पूछे हैं, या कह सकते हैं जो अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी। इससे पहले हमने जैसे मैथ्स किया था, 100 क्वेश्चन में हमने वो सारी टाइप आपको कवर करवाई थी जो रेलवे ने पूछी थी। वैसे ही रीजनिंग किया था। अभी है साइंस। साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन हो या केमिस्ट्री, बायो, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो लेटेस्ट टाइप रेलवे ने पूछी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, an EMF is induced whenever there is a change in the magnetic field linked with electric circuit. This is stated by था। ये किसने कहा था? आपको दोस्तों ध्यान रखना है, फैराडे ने बताया था कि जब किसी कोयल के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें करंट, या कह सकते हैं ईएमएफ, पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ये कहा था फैराडे ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं कोम्यूटेटर, का यूज किस लिए किया जाता है? द कोम्यूटेटर इन द इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड यूज टू यूज्ड टू तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो ये कोम्यूटेटर है, ये मोटर की कोयल में करंट की डायरेक्शन को हर आधे चक्कर में, या कह सकते हैं हाफ टर्न में बदल देता है। करंट की डायरेक्शन को बदल देता है ताकि मोटर एक ही तरफ घूमती रहे। करंट की डायरेक्शन कह सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है इसका, और हिंदी में बोलते हैं कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। किस लिए यूज किया जाता है? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फॉलोइंग थ्रू द कोयल, कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा को उत्क्रमित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है इन इन द केस ऑफ थिन लेंस, थिन लेंस के केस में हाउ आर द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर टिपिकली पोजिशनड रिलेटिव टू द ऑप्टिकल सेंटर। कहता है पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्राकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं? या सीधा मैं आपको डायरेक्ट कहूं तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, थिन लेंस में कर्वेचर सेंटर कहाँ पे होते हैं, ये पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है, थिन लेंस या कह सकते हैं पतले लेंस में दोनों तरफ के सेंटर्स ऑप्टिकल सेंटर से सेम दूरी, इंग्लिश में कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। थिन लेंस में दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होंगे दोस्तों? ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। एक लेफ्ट साइड होता है, एक होता है राइट साइड। इसका जो राइट आंसर होगा, कह सकते हैं फिर ऑप्शन टी, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये प्रकाशिक केंद्र से दूरस्थ स्थित होते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, में कहता है कंसीडर ए कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर विद करंट गोइंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू द लेफ्ट ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर करंट बॉटम से टॉप, या कह सकते हैं हिंदी में नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कंडक्टर के लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ये पूछा गया है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो राइट हैंड थंब रूल है ये काम करेगा। अगर अंगूठा ऊपर है तो लेफ्ट साइड उंगलियां पेपर से बाहर की ओर आती हुई दिखेंगी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पेपर से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड कमिंग आउट। अगर आपने बेसिक पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तो आपको बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप अपनी राइट हैंड से बना के देखिए, अगर ऊपर की तरफ है डायरेक्शन करंट की टॉप टू बॉटम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी ये होगी
perpendicular to the plane of the paper outside. Question number 5. Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? कहते हैं जब किसी छड़ चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है, जब किसी छड़ चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है, मतलब डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है दोस्तों, ये पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है, नीडल अपने आप में एक मैग्नेट की तरह होती है, ठीक है, मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, इसलिए वो दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगी, इंटरेक्ट करती है और घूम जाती है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये अपने आप में क्या है, कंपास नीडल इज ए एक्ट हैज स्मॉल बार मैग्नेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंपास की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है इसलिए। When light exits a prism, what is the result of its interaction with the prism surfaces? मतलब कि कहता है जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है तो क्या होता है, किस तरह से एक्ट करेगी। ऑप्शन कहता है लाइट इज ओनली रिफ्लेक्टेड, दोस्तों ओनली रिफ्लेक्टेड नहीं होगी, गलत है, ओनली अब्जॉर्ब भी नहीं होगी। तो लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, जैसे कि लाइट आई क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइट इज रिफ्रैक्टेड। ठीक है, प्रिज्म से गुजरते वक्त लाइट क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसे रिफ्रैक्शन हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कहते हैं इनमें से कौन सा फैक्टर कह सकते हैं, रेजिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उसके इम्पैक्ट पड़ेगा तो रेजिस्टेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। जो लेंथ है दोस्तों ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ जितनी बढ़ेगी तार कह सकते हैं जितनी लंबी होगी तार, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, विच टेक्नोलॉजी यूजेस acoustic waves to locate object in the ocean? समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक या ध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए यूज किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये सोनार का, सोनार का यूज किया जाता है। सोनार क्या है, सोनार साउंड वेव्स या कह सकते हैं अकोस्टिक वेव्स का यूज करके पानी के अंदर की चीजों की लोकेशन बताता है, इसलिए यूज किया जाता है सोनार का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्या करता है, अकोस्टिक वेव्स या कह सकते हैं साउंड वेव्स का यूज करके पानी के अंदर की चीजों की लोकेशन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following laws states that every object will remains at rest or in uniform motion unless acted upon by an external force? कहते हैं निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक विरामावस्था या एक समान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, लंबे पादपों में जल को ऊर्ध्वगामी खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल डैश है। द प्राइमरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुलिंग वाटर फॉरवर्ड इन टॉल प्लांट्स इज। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों मैं आपसे कहूं तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, इसका कहता है बड़े पेड़ों में टॉल प्लांट्स में पानी को ऊपर खींचने वाला मेन फोर्स कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये है ट्रांसपीरेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको वाष्पोत्सर्जन और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसपीरेशन। ये क्या करता है दोस्तों, इसे पानी उड़ने मीन्स इवेपोरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी वजह से नीचे से पानी ऊपर खींचता है, पत्ती से पानी का जो इवेपोरेशन होगा उसकी वजह से नीचे से पानी ऊपर खींचता है, और दैट इज
ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following quantities remains unchanged when a charged particle moves in a magnetic field? मतलब कह सकते हैं, ये पूछता है, क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल की कौन सी चीज नहीं बदलती है, कौन सी चीज है नहीं बदलती। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन बदलता है, उसकी स्पीड या हिंदी में कह सकते हैं उसकी चाल नहीं बदलता। स्पीड नहीं बदलती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहती है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होती है स्पीड पे डिपेंड करती है, 1/2 mv²। अब वी चेंज नहीं होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती, ये कांस्टेंट रहेगी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस स्थिति में लेंस ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा, इन विच केस विल ए लेंस प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ एग्जैक्टली 1। मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों, मैग्निफिकेशन आपको पता ही होगा, V/U होता है। अब आपको ध्यान रखना है, जब हम चीजों को, किसी भी कह सकते हैं वस्तु को, आर्टिकल को लेंस से उसकी फोकल लेंथ की दुगनी दूरी पर रखते हैं, तो इमेज का साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनता है। लो ये दोनों वैल्यू बराबर होती है कब, जब ऑब्जेक्ट को उसकी फोकल लेंथ की दुगनी दूरी पर रखेंगे, तो दोनों बराबर होगी, तो इनका रेशियो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इनका रेशियो 1 आ जाता है। मैग्निफिकेशन, एम मीन्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, इस कंडीशन में 1 होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन कह सकते हैं बी, तो वस्तु को फोकल दूरी से दोगुनी दूरी पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट। देखो रेजिस्टेंस किसी भी कह सकते हैं मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ये क्या बताता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या बताता है, तो आपको पता ही होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट होता है किसमें, करंट में। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से करंट को या कहते हैं बिजली को निकलने से रोकती है, उसी कहते हैं रेजिस्टेंस। करंट को क्या करेगा, ओपोजिशन करेगा, विरोध करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा की प्रवाह का विरोध करता है, ये प्रॉपर्टी है ऑपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कारक किसी विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। सीधा कह सकते हैं, कहने का मतलब है, कहता है इलेक्ट्रिक पावर की खपत, खपत मीन्स कंजम्पशन इंग्लिश में, किस पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं करती। तो दोस्तों पावर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है पावर इज इक्वल टू द VI, वोल्टेज इंटू करंट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I²R। अब किस पे डिपेंड नहीं करती, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट। अब देखो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, V है। रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस डिपेंड करती है, करंट पासिंग थ्रू द डिवाइस डिपेंड करती है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, उपकरण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइस। ठीक है, ये क्या करेगा, पावर को अफेक्ट नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय रिंग्स बनाने की सुविधा देता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलोज इट टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये गुण होता है, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता, एबिलिटी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसे बोलते हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है स्ट्रॉन्ग। कैटेनेशन भी बोलते हैं इसको, कटाइनेशन या कैटेनेशन भी इसे बोला जाता है, लिख देता हूं, इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। किसकी वजह से, बेस क्या होता है इसमें, कैटेनेशन बेस होता है, कैटेनेशन इसको कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लंबी चेन बनाते हैं और रिंग बनाते हैं, रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एबिलिटी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आवरण बनाने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीडेशन होने पर सिल्वर पर रंग बदलकर डैश हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर डैश हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंपल कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन होने पर सिल्वर और कॉपर का रंग कैसा हो जाता है।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सिल्वर पर सल्फाइड की वजह से काली परत जम जाती है और कॉपर पर कार्बोनेट की वजह से हरी परत जम जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सिल्वर का हो जाएगा काला, सिल्वर का हो जाएगा काला और कॉपर का हो जाएगा ग्रीन, हरा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन का फॉर्मूला होता है केमिकल CH4 के लिए सही लुईस संरचना लुईस स्ट्रक्चर दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन CH4? देखिए दोस्तों, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में कार्बन के साथ, पास जैसे ऐसे होगा। कितने होंगे? आउटर सेल में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। ये आपको ध्यान रखना है। एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। करेक्ट? तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होगी? कह सकते हैं एक कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन एटम विद ए सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, फ्री सोडियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं NaOH के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? विच इंडस्ट्रियल मेथड इज मोस्टली टिपिकल यूज टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH? ठीक है, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाने के लिए कौन सा इंडस्ट्रियल मेथड यूज होता है? इसे बोलते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रेन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, नमक के पानी, नमक के पानी मीन्स ब्राइन सॉल्यूशन से बिजली गुजरेगी, NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है और इसे ही कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। इसे और क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस भी इसे कहा जाता है। मतलब जब हम नमक के पानी ब्राइन सॉल्यूशन से NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन ये बनाएंगे, इसे ही कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, रेडॉक्स अभिक्रिया इन ए रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड हैज C10। ये दोस्तों ये फालतू में लगा हुआ है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड हैज। रिडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया में अपचयन को डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन कह सकते हैं, अपचयन का क्या मतलब है ये पूछा गया है। देखो दोस्तों, गेन ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा ऑक्सीडेशन और इसका उल्टा कह सकते हैं लूज ऑफ ऑक्सीजन और यह कह सकते हैं हाइड्रोजन का एडिशन। गेन ऑफ हाइड्रोजन उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। और सीधा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का गेन करना भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का गेन भी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन का गेन करना भी दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? मतलब इनमें से कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कौन सबसे अच्छी तरह से बताता है? कौन सा एग्जाम्पल है, कौन अच्छी तरह से बताता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी दो कंपाउंड जोड़ेंगे और एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, ये मान लो ए है, ये बी है, दो सिंगल कंपाउंड जुड़ के एक कंपाउंड बनाएंगे, मान लो ए बी बन जाते हैं इनसे, तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा कह सकते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं इनको, मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने बताया A+B अलग अलग दो कंपाउंड थे, रिएक्टेंट थे, एक सिंगल कंपाउंड बना दिया।
तो उसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं टू एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स combine टू एलिमेंट्स combine टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म ए कंपाउंड। दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन।